हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरी लगन व मेहनत से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं सभी साथियों से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और क्लास के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर बी 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। या फिर ऑप्शन नंबर डी 1853 का चार्टर एक्ट। यह प्रश्न यूपीएसआई 16/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। प्रश्न मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या फिर 1853 का चार्टर एक्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1813 का चार्टर एक्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी भारत परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1861 या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। यह प्रश्न यूपीएसआई 16/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता था? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1861 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन। या फिर ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन। या फिर ऑप्शन नंबर डी, मार्ले मिंटो सुधार। यह प्रश्न यूपीएसआई 21/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या मार्ले मिंटो सुधार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था या जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। या फिर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। यह प्रश्न यूपीएसआई 21/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है, 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निदेशक तत्व वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लेखित से मिलते जुलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अधिकार पत्र। ऑप्शन नंबर बी, मैकाले रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य संकल्प। या फिर ऑप्शन नंबर डी, निर्देशों के साधन। यह प्रश्न यूपीएसआई 23/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है, नीति निदेशक तत्व वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लेखित खाली स्थान से मिलते जुलते हैं। अधिकार पत्र, मैकाले रिपोर्ट, उद्देश्य संकल्प या निर्देशों के साधन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्देशों के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था?
ऑप्शन नंबर ए 1829 में, ऑप्शन नंबर बी 1853 में, ऑप्शन नंबर सी 1856 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1858 में। यह प्रश्न यूपीएसआई 24/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। 1829 में, 1853 में, 1856 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1858 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1856 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, पहली बार विकेंद्रीयकरण प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर बी, भारत में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर सी, पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इसने भारत में पहली बार सिविल सेवा की शुरुआत की। यह प्रश्न यूपीएसआई 27/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, पहली बार विकेंद्रीकरण प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर बी, भारत में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर सी, पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इसने भारत में पहली बार सिविल सेवा की शुरुआत की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के समय राज्य सचिव कौन थे। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलिंगटन। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी, एडविन मॉन्टेग्यू। या फिर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेवेल। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के समय राज्य सचिव कौन थे। विलिंगटन, चैम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू, या फिर वेवेल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडविन मॉन्टेग्यू।
1919 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के समय राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया? ऑप्शन नंबर ए 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी 1833 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी 1773 का विनिमयन अधिनियम। या फिर ऑप्शन नंबर डी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया? ऑप्शन नंबर ए 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी 1833 का चार्टर अधिनियम। या फिर ऑप्शन नंबर सी 1773 का विनियमन अधिनियम। या फिर ऑप्शन नंबर डी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ब्रिटिश संसद के 1858 का भारत सरकार अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। यह प्रश्न यूपीएसआई 29/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कैनिंग था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की? ऑप्शन नंबर ए 1853 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी 1833 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। या फिर ऑप्शन नंबर डी 1784 का पिट्स का भारत अधिनियम। यह प्रश्न यूपीएसआई 29/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा।
प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की? 1853 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम या फिर 1784 का पिट्स का भारत अधिनियम? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश संसद के 1853 का चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पेश हुए थे? ऑप्शन नंबर ए, 1919, ऑप्शन नंबर बी, 1909, ऑप्शन नंबर सी, 1907 या फिर ऑप्शन नंबर डी, 1906 में। यह प्रश्न यूपीएसआई 30/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पेश हुए थे? 1919 में, 1909 में, 1907 में या फिर 1906 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नवालिस कोड, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ऑप्शन नंबर सी, मैकाले का विवरण पत्र या फिर ऑप्शन नंबर डी, वुड का डिस्पैच आयोग। यह प्रश्न यूपीएसआई 1/12/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? कॉर्नवालिस कोड को, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को, मैकाले का विवरण पत्र को या वुड के डिस्पैच आयोग को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वुड के डिस्पैच आयोग को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में वुड के डिस्पैच आयोग को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग की थी? ऑप्शन नंबर ए, मैकाले का विवरण पत्र, ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस का कोड, ऑप्शन नंबर सी, वुड का आदेश पत्र
या फिर ऑप्शन नंबर डी, इल्बर्ट का बिल। यह प्रश्न यूपीएसआई 2/12/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग की थी? मैकाले का विवरण पत्र ने, कॉर्नवालिस का कोड ने, वुड के आदेश पत्र ने, या इल्बर्ट के बिल ने? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्बर्ट के बिल ने। इल्बर्ट के बिल ने ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? नंबर ए, यह एक यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। नंबर बी, यह अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था। ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से दो नए एवं पूर्णतः संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर बी, केवल बी। ऑप्शन नंबर सी, केवल ए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही नहीं। यह प्रश्न यूपीएसआई 14/12/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए है, यह एक यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। और बी है, इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था भारत को 15 अगस्त 1947 से दो नए एवं पूर्णतः संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर बी, केवल बी। ऑप्शन नंबर सी, केवल ए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। खालिस्तान ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1858।
या फिर ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, खालिस्तान ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने, भारतीय सरकार अधिनियम 1858 ने, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर सी, 1813 का चार्टर अधिनियम। या फिर ऑप्शन नंबर डी, 1853 का चार्टर अधिनियम। यह प्रश्न यूपीएसआई 16/12/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, भारत सरकार अधिनियम 1858, 1813 का चार्टर अधिनियम, या फिर 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन नंबर ए, वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर बी, रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी, बिलिंगटन। या फिर ऑप्शन नंबर डी, बेवेल। यह प्रश्न यूपीएसआई 19/12/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। वेलेस्ली, रीडिंग, बिलिंगटन या बेवेल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिलिंगटन। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल विलिंगटन था।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। यह प्रश्न यूपीएसआई 13/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? कैनिंग, मेयो, डलहौजी, या फिर रिपन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। यह प्रश्न यूपीएसआई 24/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, या फिर महात्मा गांधी के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति की नियुक्ति की थी? ऑप्शन नंबर ए एल.एम. सिंघवी समिति, ऑप्शन नंबर बी जी.वी.के. राव समिति, ऑप्शन नंबर सी अशोक मेहता समिति, या फिर ऑप्शन नंबर डी पी.के. भुंगन समिति। यह प्रश्न यूपीएसआई 15/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति की नियुक्ति की थी? ऑप्शन नंबर ए एल.एम. सिंघवी समिति, ऑप्शन नंबर बी जी.वी.के. राव समिति, ऑप्शन नंबर सी अशोक मेहता समिति, या फिर ऑप्शन नंबर डी पी.के. भुंगन समिति।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल.एम. सिंघवी समिति। राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए एल.एम. एल.एम. सिंघवी समिति की नियुक्ति की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी, एल.एम. सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर सी, जी.वी.के. राव समिति। या फिर ऑप्शन नंबर डी, एन.आर. नारायण मूर्ति समिति। यह प्रश्न यूपीएसआई 20/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी, एल.एम. सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर सी, जी.वी.के. राव समिति। या फिर ऑप्शन नंबर डी, एन.आर. नारायण मूर्ति समिति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एन.आर. नारायण मूर्ति समिति। यह पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर बी, पी.वी. नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी, वी.पी. सिंह। या फिर ऑप्शन नंबर डी, आई.के. गुजराल। यह प्रश्न यूपीएसआई 28/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, पी.वी. नरसिम्हा राव, वी.पी. सिंह। या फिर आई.के. गुजराल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वी.पी. नरसिम्हा राव। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के समय भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित या बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए, 1996 में। ऑप्शन नंबर बी, 1992 में। ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। या फिर ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। यह प्रश्न यूपीएसआई 12/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है।
तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न एक बार मैं फिर से बोल देता हूं। प्रश्न है 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित या बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए 1996 में, ऑप्शन नंबर बी 1992 में, ऑप्शन नंबर सी 1986 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2005 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1992 में, 1992 में। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा वर्ष 1992 में अधिनियमित किया गया या बनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 8वीं अनुसूची, या फिर ऑप्शन नंबर डी 12वीं अनुसूची। यह प्रश्न यूपीएसआई 13/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है और यूपीएसआई 17/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, या फिर 12वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक मद या विषय हैं। ऑप्शन नंबर ए 39, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 29, या फिर ऑप्शन नंबर डी 30। यह प्रश्न यूपीएसआई 16/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक मद या विषय हैं। 39, 20, 29, या फिर 30। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 29। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 कार्यात्मक विषय हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर बी
अनुच्छेद 243 बी, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 ए, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 डी। यह प्रश्न यूपीएसआई 14/11/2021 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 243 के बी में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 के ए में, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 के डी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, उस निकाय का नाम बताइए जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव के की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र पंचायत, ऑप्शन नंबर बी ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी जिला परिषद। यह प्रश्न यूपीएसआई 22/11/2021 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका, या फिर जिला परिषद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है। ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष। यह प्रश्न यूपीएसआई 12/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है। 1 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, या फिर 3 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम,
या फिर ऑप्शन नंबर डी 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। यह प्रश्न यूपीएसआई 12/11/2021 थर्ड शिफ्ट में और यूपीएसआई 22/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम या फिर 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 265, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 डी या फिर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 265 आई या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 239 ए। यह प्रश्न यूपीएसआई 23/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 265, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 डी, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 265 आई या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 239 ए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अध्यक्षों के पद के लिए 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 डी, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 73 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 248। यह प्रश्न यूपीएसआई 14/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के लिए 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 73 या फिर अनुच्छेद 248। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 डी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है।
जो राज्यों में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन नंबर बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी राज्य के मुख्यमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति। यह प्रश्न यूपीएसआई 17/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और यूपीएसआई 25/11/2021 थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है जो राज्यों में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन नंबर बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी राज्य के मुख्यमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग या पंचायतों के चुनाव से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 245 डी, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 आई, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 के। यह प्रश्न यूपीएसआई 20/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग या पंचायतों के चुनाव से संबंधित था? अनुच्छेद 245 डी, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 बी, या फिर अनुच्छेद 243 के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग या पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए थे? ऑप्शन नंबर ए 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992, ऑप्शन नंबर बी 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951, ऑप्शन नंबर सी 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, या फिर ऑप्शन नंबर डी 55वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1984। यह प्रश्न यूपीएसआई 12/11/2021 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं? 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992,
31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 या फिर 55वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1984। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1 जून 1994 को। ऑप्शन नंबर बी, 1 सितंबर 1998 को। ऑप्शन नंबर सी, 1 जून 1993 को। या फिर ऑप्शन नंबर डी, 1 मार्च 1995 को। यह प्रश्न यूपीएसआई 15/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ था? 1 जून 1994 को, 1 सितंबर 1998 को, 1 जून 1993 को, या फिर 1 मार्च 1995 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जून 1993 को। 74वां संवैधानिक संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए, 12वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी, 9वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची। या फिर ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची। यह प्रश्न यूपीएसआई 16/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है? 12वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, या फिर 10वीं अनुसूची में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए, 18। ऑप्शन नंबर बी, 24। ऑप्शन नंबर सी, 13। या फिर ऑप्शन नंबर डी, 10। यह प्रश्न यूपीएसआई 14/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा।
प्रश्न है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों या विषय को रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 13 या फिर ऑप्शन नंबर डी 10। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18 विषय को। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में 18 विषय या मदों को रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।